السلام व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एपिसोड नंबर 5। नावल नेम है रोशनी तकदीर। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शेख साहब भी ईयान के कंधे थपथपाकर चले गए। कमरे में वो और इसकी माँ अकेले रह गया। फातिमा बेगम तो टूट सी गई थी। ईयान इन्हें संभालने लग गया, लेकिन आज इनके आंसू थमने को ना थे। ईयान ने इन्हें लेकर कमरे में गया, जरूरी सामान पैक किया और दोनों कभी ना वापस आने के लिए वहाँ से चले गए। कनाडा के एक गोदाम में बड़ा सा कंटेनर आया। सब लोग जल्दी जल्दी भाग भाग कर काम कर रहे थे। एक आदमी सूट पहने सबको ऑर्डर दे रहा था। एकदम गोदाम के बाहर भागम दौड़ मच गई और बहुत सी पुलिस की गाड़ियों ने इन सबको घेर लिया। सब वर्कर्स एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। अजीब सी दहशत थी सबके चेहरों पर। अब कुछ पुलिस वाले सब वर्कर्स को साइड पर कर रहे थे और कुछ जगह की तलाशी ले रहे थे। ऑफिसर्स के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे आज इसने अपने दिन का सबसे बड़ा केस जीत लिया। एकदम सन्नाटे से एक शानदार कार गोदाम के दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी के आते ही सारे वर्कर्स कुछ रिलैक्स हुए। एक गार्ड ने भागकर गाड़ी का दरवाजा खोला। ब्लैक 3 पीस के एक हाथ में ब्रीफ केस और दूसरे हाथ में घड़ी देखते हुए वो मुकम्मल पुलिस को नजरअंदाज करता अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। सब वर्कर्स और पुलिस इसे हैरत से देखने लगे। मिस्टर जान, इसने सुपरवाइजर को बुलाया। काम क्यों रोका हुआ है? इसलिए लेते हो तुम सब सैलरी? पता भी है वक्त की कीमत। तुम लोगों को काम चोरी मुझे करोड़ों का नुकसान करवाएगी। काम पर लोगों सब वो धाड़ा। सर वो पुलिस क्या पुलिस? हाँ, नौकरी तुम मेरी करते हो या पुलिस की? इतने में ऑफिसर जैक इसके पास आया और कहने लगा, मिस्टर बाद आपके गोदाम की तलाशी का सर्च वारंट है मेरे पास। लिहाजा पुलिस के काम में रुकावट ना डालिएगा। यहाँ काम करने का परमिट है मेरे पास, तो लिहाजा आप भी मेरे काम में रुकावट न डालें। बाद आप लोग चलकर बोला, आपको जो करना है करें, कोई आपको नहीं रोक रहा, लेकिन मेरे वर्कर्स को भी काम करने दिए, वरना मेरा जो नुकसान होगा वो आप कैसे चुकाएंगे? आबाद पुलिस अफसर की वर्दी ठीक करते हुए बोला, धमका रहे हो मुझे अफसर ने तपश में आकर बोला। ना मैं कहाँ। आबाद मुस्कुराते हुए वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। इतने में एक और बड़ी पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर रुकी। जैक ने आबाद को घूरा और समझ गया था अब वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। ऑफिसर जैक, यहाँ क्या हो रहा है? ये जो जोआन का हेड था गुस्से से बोला, सर हमारे पास सर्च वारंट है, हम यहाँ तलाशी ले रहे हैं। हमें पक्की खबर मिली है कि आज यहाँ गैर कानूनी रिपोर्टेड हुई है। कुछ मिला नहीं सर? अभी तक तो नहीं कुछ मिला, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। देखो, तुम किसी इंसान को ऐसे बहुत देर परेशान नहीं कर सकते। जल्दी करो और निकलो यहाँ से। जोआथन, जो कि इबाद का साथी था, रौब से बोला। और इबाद साहब, तकलीफ के लिए माफ़ी, बस ये आजकल के अफसर बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी तंग कर देते हैं। जो भी है ज़रा जल्दी करो और करवाएं, यहाँ का काम रुका हुआ है। कुछ ही देर बाद जब पुलिस को कुछ न मिला तो वो जाने लगे। इतने में अफसर जैक की निगाह कंटेनर पर पड़ी। इसे किसी ने चेक किया? वो पर उम्मीद होकर बोला, यस सर, ये खाली है। इनमें से एक पुलिस वाले ने जवाब दिया। अच्छा, वो वापस जाने के लिए मुड़ा। इतने में किसी ख्याल के तहत वो मुड़ा और दोबारा कंटेनर खोलने को कहा। जिस पुलिस वाले ने कहा था कि कंटेनर खाली है, इसकी तो हवाइयाँ उड़ गई। लेकिन क्यों सर? मैंने खुद चेक किया है, खाली है। सानी, सुना नहीं तुमने? खोलो इसे। बात की तरफ देखते इसने डरते डरते दरवाज़ा खोला। अंदर का मंजर देखकर इसकी आंखों में चमक आ गई। अंदर लड़कियां भरी हुई थी। तकरीबन सब एशियाई लड़कियां, छोटी बड़ी, और कुछ तो बच्चियां भी थी। मतलब मुझे सही रिपोर्ट मिली। अभी वो यही कह रहा था कि गोली आई और सीधी इसके सर में घुस गई और वो ऑफिसर नीचे गिर गया। लड़कियों ने जोरदार चीखें मारी। बाद ने मुंह पर गन रखकर सबको चुप कराया। चुप 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 के बाद आंखों में हैवानत लिए इसके पास बैठ गया। लोग करवा दिया ना मुझसे एक और जुर्म। तुम लोग तो मुझे सुकून से जीने नहीं दोगे। लड़कियां तो बेचारी सहम ही गई थी और बाकी सारे पुलिस वाले ऐसी गाड़ियों में बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यार, ये बात संभाल लेता मैं इसे। अफसर जोआतन अपना माथा कुचलते हुए बोला, ये इसकी सजा है मेरा वक्त ज़ाया करने की। अब संभालो इसको। बड़े चौंकताना इबाद कहता हुआ गाड़ी की तरफ जाने लगा। एकदम मुड़ा और गरजदार आवाज में चलाया, और फिर भी किसी को वक्त ज़ाया करना है। सब एकदम काम में लग गए। इबाद चला गया और वो अफसर फोन में लथपथ वहीं पड़ा रह गया। गाड़ी में बैठकर इसने फोन कान से लगाया। माल डिलीवर हो गया है, इसकी फिक्र ना करो, वो रवाना हो जाएगा। अब कह के इसने फोन बंद कर दिया। एकदम इसका फोन बजा। हाँ बोलो सर, मिस संबल को
एयरपोर्ट पर देखा गया है। ये खबर सुनकर इसकी पेशानी पर बल आ गया। पता करो वो कहाँ गई है। मेरी कैसे आज़ादी मुमकिन है? सुंबल बीबी कितने दिन रह गए हैं और आज़ाद हो वो? तंजिया मुस्कुराते हुए ज़ेर लब हो गया। बेटा क्या सोच रहे हो? फातिमा बेगम के बाद इससे इसकी सोच का तसलसल टूटा। मैं वक्त के चक्कर को सोच रहा हूँ। अब जाकर मैंने गुजरते वक्त को भूलना चाहा था, लेकिन वक्त को ये नामंजूर हो गया। इसने ऐसा किया कि एक लम्हा में सब दर्द ताज़ा कर दिया। क्या हो गया बेटा? ऐसा क्या कह रहे हो? अम्मी सुंबल कल यहाँ आ रही है, इसने सनंगी गोद में रखे कहा। तो इनकी गोद में रखे कहा। लेकिन क्यों बेटा? फातिमा बेगम को हैरानी हुई। अम्मी वो परेशान है, इसके सोने से कैद किया हुआ था, मैंने इसे यहाँ से बुलवा लिया। बेटा ये आपने अच्छा किया, आप परेशान ना हो। कैसे ना हो? मुझे इस औरत से नफरत है। इसकी वजह से मैंने अपने आप को और अपने रब को नाराज किया। इसकी वजह से मुझे औरत से नफरत होगी। मैं औरतों को हकारत से देखने लगा। अगर मुझे माई शान ना मिलती तो मुझे यही लगता कि हर औरत मतलब परस्त। माई शान जो इससे इसकी खैरियत लेने और अपना जवाब देने आ रही थी, वहीं दरवाजे पर आकर रुक गई। इसके हाथ एकदम थम गए। अम्मी वो लड़की अगर मुझे ना मिलती तो शायद मैं कभी किसी लड़की की दोबारा इज्जत ना कर पाता। इन्होंने मुझे सिखाया है कि औरत भी एक इंसान है। अगर कोई गलत हो तो सारी इंसानियत गलत नहीं हो सकती। मुझे इनकी बातों से एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। लेकिन अम्मी सुम्बुल ने मुझे औरत का रूप दिखाया ही ऐसा था। मैं क्या करता? मैं टूट गया था अम्मी। लेकिन गलती मेरी है, मुझे पता होना चाहिए था। नहीं, नहीं मेरा बच्चा, गलतियाँ इंसान ही करता है। गलती सुम्बुल से भी हुई, गलती आपसे भी हुई। अपनी गलती आप सुधार लीजिए और सुम्बुल की गलती दरगुजर कर दीजिए। यही बेहतर निजात है बेटा। फातिमा बेगम बड़े प्यार से इसे समझाने लगी। और रही बात मिशान की, तो अल्लाह ने चाहा तो इसके दिल में आपके लिए हाँ अल्लाह डाल देगा। लेकिन आप तो माई चांद को भी नहीं जानते ना। ऐसा ना हो आपको इनके बारे में कुछ ऐसा बाद में पता चले जो आपसे बर्दाश्त ना हो। मैंने अपने बेटे को बहुत सालों बाद तो वापस पाया है। मैं दोबारा इसे नहीं खोऊंगी। वो ममता में थोड़ी खुदगर्द हो गई थी। तुम इसके बारे में जांच कर लो पहले। फातिमा बेगम फिक्रमंदी से बोली। भाईजान का तो सांस ही अटक गया। नहीं अम्मी, इसकी जरूरत नहीं। हाँ हो सकता है माजी ने इन्हें भी जख्मी किया हो, पर अब वो इकबाल किरदार भाई है और पाक लड़की है। मुझे इनके माजे से नहीं इन्हें पहचानना है, इनके हाथ से पहचानना है, ताकि मेरा आने वाला कल रोशन हो। एक बात तो मैं जान चुका हूँ, आने वाला कल को रोशन करने के लिए माजी के अंधेरों से हाल में पीछा छुड़वाना बहुत जरूरी है। माई चंद हैरत में थी कि ये कैसा आदमी वैसे जानता ही कितना है जो इसके किरदार की गवाहियाँ दे रहा है। माजी हाल तस्वीर माइचा ने आंखों से आंसू पूछते हुए कहा। माजी हाल मुस्तमिल ईहान ने शब्द आह भरते हुए कहा। फिर भी बेटा। नहीं अम्मी, मेरे दिल में इनके लिए बहुत इज्जत है और ये इज्जत इन्होंने खुद कमाई है। भाईजान ने एकदम आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा। नहीं, मुझे यूं छुपकर इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। अभी वो पलट ही रही थी तो कानून ने जो सुना वो जम गई, मानो किसी ने इस पर बर्फ की सेल रख दी हो। और जहाँ तक आपकी फिक्र की बात है तो इनकी छानबीन मैंने बहुत पहले कर चुका हूँ। क्या मतलब बेटा? फातिमा बेगम हैरान से हुई। जी वो बहुत अच्छी लड़की है। कुछ ना कुछ तो हर कोई गलत ही कर ही देता है, लेकिन फ़र्क इस बात पर था कि आगे वो शख्स क्या करना चाहता है। वो अल्लाह की होकर रहना चाहती है, और जो अल्लाह का हो वो कैसे बुरा हो सकता है। अम्मी आंसू माईचान की आंखों से निकला। वो सीधी अपने कमरे में चली गई। चलो बेटा, अल्लाह इसके दिल में डाल दे। बोलो तो मैं बात करूँ। नहीं अम्मी, इनको खुद फैसला करने दे। मैं इन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। चलो ठीक है बेटा, अब सो जा। फातिमा बेगम ईयान के माथे पर बोसा देकर जाने लगी। रुकिए अम्मी, मैं छोड़कर आता हूँ आपको। ईयान फिक्रमंदी से इनको हाथ पकड़ के इन्हें सीढ़ियाँ उतारने लगा। इनको अपने कमरे में छोड़कर अब वो सीधा अपने कमरे की तरफ आया। एक नज़र उसने मालचंद के कमरे की तरफ डाली और सीधा अपने कमरे में जाकर सो गया। इधर मालचंद की तो आंखों से नींद ही उड़ गई थी। वो एक बार किरदार बाहिया और एक पाक लड़की। इसके कानों में हियान की आवाज़ें गूंजी। बाहिया किरदार के भाई कहे गए हैं अल्फाज भी साथ ही कान में गूंजे। माईचान ने से आंखें मीच ली। एक ऐसा शख्स है। वो खुद से सवाल करने लग गई। क्यों मेरे अल्लाह, जब मैंने कब मैं मोहब्बत जिस चीज़ को अपने दिल से खींच निकाला, जब मैंने मोहब्बत की चाहत खत्म कर दी, जब मुझे इस लफ्ज़ मोहब्बत से भी कोई उम्मीद ना रही, जब मैंने अपने दिल के हर दरवाजे को बंद कर दिया, तो क्यों तूने मुझे ऐसा ही ना रहने दिया? मुझे अब ये सब बहुत मुश्किल लगता है मेरे रब। मैंने मोहब्बत की चाहत में खुद को बहुत बेमोल किया। तू सब जानते हैं, बात से वाकिफ है। तू हर इस दौर का गवाह है जो मैंने मोहब्बत की राह में उठाए हैं। मेरे अब मुझे मैं कैसे मोहब्बत की राह पर चली गई, मुझे नहीं पता। इस वक्त सकूंगी कि नहीं मेरी मदद करें, मुझे रास्ते दिखाएं। दुआ करते करते वो सो गई। आज फिर इसने वही ख्वाब देखा। वो अंधेरी सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जा रही है। ऊपर मंजिल और रोशनी
जैसे इसने हाथ उठाया, लेकिन इस बार मदीना मुनव्वरा में थी और सब्ज़ गुम्बद इसके सामने था। दुआ के लिए जैसे इसने हाथ उठाया तो इसके हाथों में मेहंदी लगी थी। वो हैरत से अपनी मेहंदी को देखने लगी और इसकी झिटके से आँख खुल गई। जागने के बाद भी वो बहुत देर तक अपने हाथ देखती रही। फजर की अज़ान हो रही थी। वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ कर इसने कुरान पाक की तिलावत की। इसके दिल में आहिस्ता-आहिस्ता सुकून उतरने लगा। सुंबल कनाडा एयरपोर्ट पहुंच गई थी। इसने सुकून का सांस लिया। इसे लगा था ईयान इसे लेने आएगा, पर यहाँ भी इसे कुछ गार्ड्स ही लेने आए। एक गाड़ी में बैठकर इसे एक होटल के लिए होटल में चेक इन तो करवाया, लेकिन रूम के बजाय पीछे पीछे के दरवाजे से इसे लेकर दूसरी गाड़ी में बैठ गया। सुंबल को डर लगने लगा था कि इतने में एक गार्ड ने इसे फ़ोन पकड़ाया। डरते डरते इसने फ़ोन लिया और कान से लगाया, हेलो हेलो माई लव। डर से इसकी आंखें खुल गई। शुक्र है ख्वाब था, वो अभी भी जहाज में ही थी। डर से इसका बुरा हाल होने लगा। इसे वापस किसी भी सूरत में बात के पास नहीं जाना था। जहाज लैंड कर गया। इसे कुछ लोग रिसीव करने आए तो इसकी जान हलक में आ गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने में एक आदमी का फोन बजा। जिस दिल रिसीव कर लिया वो हमारे साथ है। कमल को तो लगा जैसे अब बाद इसे वापस कैद कर देगा। इसकी जान निकालने को ही थी। इसे गार्ड ने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ा दिया। लो सर, बात करेंगे। डरते डरते इसने कांपते हाथों से फोन लिया और कान से लगाकर हेलो का। अस्सलाम वालेकुम एयान की बार आवाज़ इसके कानों से टकराई। शुक्र एयान, ये तुम हो। उसने सबका सांस लिया। इसने भी यही कहा था कि एयान एकदम बोला, जैसे ये लोग कहीं वैसे ही करना है। ये मेरे ही लोग हैं कि फ़ोन बंद कर दिया। हेलो एयान एयान, वो कहती रह गई। गाड़ी एक सुनसान जगह रुक गई। वहाँ से इसे निकालकर दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। काम सेकंडों में किया गया और फिर वो दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गई। थोड़ी ही देर में वो एयान के घर के सामने उतार दी गई थी। गाड़ी से छोड़कर फौरन ही जनाटे से चली गई। सुंबल को हैरत हुई, लेकिन इसने अगले ही अपने तमाम सोचों को झटका दिया और अंदर दाखिल हो गई। माईजान नाश्ते के बाद फातिमा बेगम के साथ बैठी बातें कर रही थी। फातिमा बेगम इतने कम दिनों में माईजान से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। मैडम को यहाँ से मिलने आया है। मारिया ने आकर इन्हें सुंबल के आने की खबर दी। ठीक है, मैं आती हूँ। आओ बेटा, यहाँ के ताया की बेटी है, सुंबल आई है। अब वो भी कुछ दिन यहीं रहेगी। माईजान मुस्कुराकर सरलाकर इनके साथ बाहर निकल गई। सुंबल की नज़र जैसे ही फातिमा बेगम पर पड़ी, वो भागती हुई इनके गले लग गई और फुट फुट कर रोने लग गई। फातिमा बेगम भी इतने दिनों बाद इसे देखकर मुंसी हो गई कि इसके इस तरह रोने से इनका दिल भी भर आया था। आखिर को बचपन से इनके सामने पली थी। फिर हाजरा बेगम के इंतकाल के बाद तो इन्होंने इसे अपनी बेटी की तरह रखा था। बस करो बेटा, सुंबल को खुद से लगती वो आंसू पूछते हुए बोली। नहीं चाची, मुझे सज़ा मिली है। मैंने आप लोगों के साथ जो किया, मुझे इसकी सज़ा मिली। अभी वो ये कह ही रही थी कि इसकी नज़र माहिशान पर पड़ी। एकदम से इसे ये चेहरा जाना पहचाना लगा। ये कौन है चाची? सुंबल ने माहिशान की तरफ देखते हुए पूछा। बेटा ये समझो, ये मेरी बहुत प्यारी बेटी है और ये यही हमारे साथ रहती है। अस्सलाम वालेकुम। आयशा ने मुस्कुराकर सुंबल को सलाम किया। सुंबल अभी भी इसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। वालेकुम सलाम, क्या मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ? सुंबल ने इसे बाहर सीधा मायचान से पूछा। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं याद। मायचान ने फिर सरलाते मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। सुंबल अभी भी कश्मकश में थी। अस्सलाम वालेकुम। याना दरवाजे में घुसते ही जोर से सलाम किया। इसने देखा था लिया था कि मायचान वहीं खड़ी है। इसके सलाम करते ही मायचान ने अपना मुंह सही से छुपा लिया। ये क्या कर रही है? सुंबल को हैरत हुई। बेटा मायचान पर्दा करती है। यान ना मेरा मैं ना। अच्छा। सुंबल को पता नहीं क्यों मायचान को देखकर उलझन सी हो रही थी। अयान के आते ही मायचान वहाँ से चली गई। सुंबल मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अयान से जिद्दी से कहता हुआ सीधा अपनी स्टडी में चला गया। सुंबल भी इसके पीछे पीछे चल दी। हाँ बोलो। सामने बैठो और मुझे सब बताओ, कौन है तुम्हारा चोर और क्यों तुम्हें क्या हुआ था? और सबसे बड़ी बात, तुमने ये क्यों कहा कि वो तुम्हें मार देगा? ईयान चेहरे पर सर तासुर लाए पूछ रहा था। सुंबल ने एक नज़र उठाकर ईयान को देखा और बोली, अभी बताना ज़रूरी है? अभी मैं थकी हुई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ ज़रूरी है, ईयान ने इसी अंदाज में बोला। सुंबल ईयान को देखती रह गई। कितना बदल गया था वो, ऐसा तो नहीं था। अब आज से मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। शादी के बाद वो मुझे अमेरिका ले गया। शुरू-शुरू में वो मेरे साथ बहुत अच्छा था। हम खूब घूमते-फिरते और मेरा बहुत ख़्याल रखता। लेकिन जैसे-जैसे दिन गुज़रते वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया और मैं बस अकेली रह गई। अमेरिका जाने के बाद इसने मुझे कभी वापस पाकिस्तान भी नहीं जाने दिया। हालाँकि वो अक्सर पाकिस्तान जाया करता था, लेकिन मेरे कहने पर शुरू-शुरू में तो वो प्यार से टाल देता, लेकिन बाद में इसने अपना रवैया ही बदल लिया। एक दफ़ा मुझे पापा की तबीयत ख़राबी की खबर मिली तो इसने जाने का कहा।
इससे जाने का कहा, इबाद प्लीज़ अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, मुझे मिलवा दे। और ये तुम्हें कैसे पता इनकी तबीयत ठीक नहीं? इबाद गुस्से से चिल्लाया। क्या मतलब? इबाद बेटी हूँ मैं इनकी। ये मेरा सवाल का जवाब नहीं। इबाद ने अपने हाथ से इसका मुंह पकड़ कर बोला और धक्का देकर इसे नीचे गिरा दिया। आइंदा मैं देखा देखा कि तुमने पाकिस्तान में किसी से कांटेक्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इबाद जब से इसे अमेरिका लाया था इसे ने इबाद के किसी घर वाले को भी नहीं देखा था, ना कोई आता ना कहीं जाता। हाँ, इबाद अक्सर वह बेशतर हफ्तों महीनों के लिए चला जाता था और वह अमेरिका तो गार्ड्स के साथ कहीं भी जा सकती थी, लेकिन किसी से बातचीत की इजाज़त नहीं थी। शॉपिंग करती तो घूमती, लेकिन अकेले अब तो इसे अकेलेपन से उकता गई थी। एक दिन वो हिम्मत करके इबाद के पास आई। इबाद, यस माई लव, मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, सुंबल ने इसके पास बैठते हुए कहा। करो क्यों? इबाद ने माथे पर त्योरी चढ़ाते हुए पूछा। मैं हूं ना, काफी नहीं हूँ? सुंबल डर गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तुम नहीं होते तो मैं अकेली हो जाती हूँ। तो क्या चाहती हो? काम धंधा छोड़कर तुम्हारे पास बैठ जाऊँ? एक औलाद तो दी नहीं तुमने मुझे, अब क्या कह रही हो अकेली हो जाती हो? इबाद ने इसे बालों से पकड़ कर बोला। क्या चाहती हो? तुम्हें रात छोड़ दूँ ताकि तुम्हें शुक्रिया करती फिरो? झटके से इसे छोड़कर वो उठ गया। ये मत समझना जो तुमसे पाकिस्तान में करती है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सब नहीं करने दूंगा। समझी? कारत भाई ने कहा। इस पर डालकर वो वहां से चला गया। सुंबल वहीं बैठी रोने लगी। आज इसे खुद पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब इसके पछतावे का कोई फायदा नहीं। अगले दिन इकबाल को किसी से हंसते हुए बात करते देखा। इसका माथा ठिकाना। कोई कौन था? सुंबल ने बात के करीब आते पूछा। कोई नहीं था, तुम्हारे काम की बात नहीं। अच्छा बताओ आज का क्या प्रोग्राम है? सुंबल संध्या हंसी। मेरा क्या प्रोग्राम है? मैं तो सारा दिन यही पड़ी रहती हूँ। जब कोई बात सीधे तरीके से पूछी जाए तो सीधा जवाब दिया करो। सोच रहा था आज डिनर साथ करेंगे, लेकिन अब यहीं पड़ी रहो। लेकिन ये बात रुको, तो वो रुकती रह गई। लेकिन ये बात गुस्से से वहाँ से चला गया। रात को ये बात जब घर आया तो काफी ड्रंक था। आते ही सीधे अपने कमरे में जाकर सो गया। किसी ख्याल के तहत सुंबल ने इसका मोबाइल उठाया और चेक करने लगी, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा ना मिला। फिर इसने इसका लैपटॉप उठाया, इसे खोलकर बैठ गई। रात भर इसने इसके लैपटॉप को पूरा कंगाल लिया और इसे जो पता चला था वो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वह एक ड्रग डीलर था और इसके अलावा वो एशियाई ममालिक से लड़कियां सप्लाई करता था। संबल पर तो बिजली गिरी थी। इन अनगिनत लड़कियों की तस्वीरें, ड्रग सेल्स की इन्फॉर्मेशन क्या नहीं था जो इसके लैपटॉप में मौजूद था। संबल भी उसी लैपटॉप में खो गई थी कि गर्ज में कुछ छुपा और वो बेहोश हो गई। आँख खुले तो वो जंजीरों से जकड़ी थी और इबाद उसके सामने कुर्सी पर बैठा था। कोने पर ही लैपटॉप कुर्सी हुआ पड़ा था। चचा, सुंबल बेगम, ये क्या कर दिया तुमने अपने साथ? इबाद आंखों में हैवानियत लिए बोला। सुंबल तो सिमट गई। इसका दरवा और दिल जोर से धड़क रहा था। अच्छी खासी इज्जत से रह रही थी, रहती रहती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हकीकत जाननी थी ना। जान ली। अब देखो, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तुम मुश्किल में पड़ गई। अफसोस। मुझे खोल दो। बाद में वादा करती हूँ किसी से कभी नहीं कहूँगी कुछ। तुम तो कहते थे मुझसे मोहब्बत करती थी। संभल इसकी मिन्नत करने लगी। हा हा, बात ने जोरदार कहकर लगाया। अरे मेरी जान, तुमसे मोहब्बत करता हो तभी तो तुम्हें जिंदा हुआ ना। तुम्हें ऐसे क्या लगता है तुम्हें यहाँ जिंदा होती? हा हा हा, इबाद जहाराना तौर पर हंस रहा था। इबाद, ऐसा ना करो, मुझे डर लग रहा है। डरना भी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता था, लेकिन ये तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरी जासूसी करना। अब तो खुदा, ये कहता हुआ वहां से उठ कर चला गया। इबाद संभल पीछे से चिल्लाती रह गई, लेकिन बेसुध 3 साल में वहाँ कैद रही। फिर एक दिन बाद मुझे बाबा के इंतकाल की खबर दी। मैंने इसकी बहुत मिन्नत की, लेकिन वो ना माना। मैं एक बार बाबा को देखना चाहती थी, लेकिन इस जालिम ने मुझे एक दफा भी बाबू को ना देखने दिया। बाबा के गम ने मुझे इधर धमर कर दिया था। एक दिन से मुझ पर कुछ रहम आ गया। वो मुझे हॉस्पिटल ले गया। मुझे बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। बाद कुछ दिन तो मुझ पर खुद नजर रखे रहा, लेकिन एक दिन किसी जरूरी काम से जैसे ही गया वो मैं वहां से भाग गई। सुंबल इतने से रो रही थी और यहाँ अभी भी हर तासर इसे देख रहा था। मैंने बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ारा है यहाँ। 3 साल इस इंसान ने मुझे कैद रखा था। 3 साल में बहुत तड़पी हूँ। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ देर सो जाओ। और जो समझ रही थी ईयान, इसे दिलासा दे। ईयान के ऐसे कहने पर ईयान को देखती रह गई। कुछ देर तो सुंबल वहीं बैठी ईयान के कुछ कहने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब ईयान ने कोई हस्त ना की तो सुंबल उठकर अपने कमरे में चली गई। ईयान वहीं कुछ काम करने लग गया। सुंबल की बातों ने इसे सोच में डाल दिया। आखिर ये बात कौन है? और अपनी फाइल उल्टा-पलट कर करने लगा। कुंबल अपने बेड पर जा लेटी थी। नींद तो इसकी आंखों से कोसों दूर थी। माजी के ज़िक्र और गलतियों से इसे अपने दिल में चुभते हुए महसूस हो रही थी। इसे शदीद घबराहट होने लगी। सुंबल बेड से उठी और बाहर लॉन्च में आकर बैठ गई। तभी सुंबल की नज़र मार्चन पर पड़ी, जो किचन से पानी का जग लिए कर अपने कमरे में जा रही थी। उन्हें सुंबल ने मार्चन को आवाज़ दी। जी। मार्चन अपनी चेयर पर ढेरों सादगी इसके पास आ गई। कुछ देर मेरे पास बैठने? सुंबल ने खाली खाली आंखें लिए कहा। जी ज़रूर, क्यों
वही इसके पास बैठ गई। अब कैसी हैं आप सुंबल? जब कुछ ना बोली तो मास्टर ने बात का आगाज़ किया। मैं ठीक हूँ, सुंबल ने बस इतना कहा। आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? मैं कराची से। मास्टर जो सुंबल की फितरत से नावाकिफ़ थी मासूमियत से इसे जवाब दे रही थी। ओह कम ऑन, कहीं तो देखा है मैंने तुम्हें। सुंबल ने दिल ही दिल में सोचा। फिर ये कैसे आई? सुंबल ने बाज़ार बड़े प्यार से मास्टर से पूछा। माजी फिर मास्टर की आंखों के सामने आने लगा। वो यहाँ पढ़ने आई है, स्टूडेंट है और हमारी मेहमान। रेहान जो अपने कमरे में जाने के लिए स्टडी से निकला था, सुंबल के सवाल सुनकर बीच में बोला। माशान सर पर दुपट्टा ओढ़कर उठी और अपने कमरे में जाने लगी। नहीं, आप बैठे, मैं बस जा रहा हूँ। यान जानता था माशान इस समझौते में कभी यान नहीं बैठेगी। अभी एकदम कहकर चला गया। माशान यान के जाती वहां से चली गई थी। सुंबल वहीं अपनी सोचों में मगन बैठी रही। शाम का वक्त था। फातिमा बेगम अपने कमरे में सुंबल के साथ बैठी बातें कर रही थी। माशान इस वक्त बाहर लॉन में कदमी कर रही थी कि यान की आवाज पर मुड़ी। मुझे बात करनी है आपसे, कुछ जरूरी। यान ने नजर झुकाए पूछा। जी। वो आपका ये पासपोर्ट है आपके पास? आप वो आपका या पासपोर्ट है आपके पास? नहीं, मास्टर ने एकदम परेशानी से बोली। कहाँ है? यहाँ ने फिर सवाल किया। मास्टर ने कोई जवाब न दिया। क्या बैठकर बात हो सकती है? कि ये कहकर ईयान अपनी स्टडी की जाने बढ़ गया। स्टडी रूम की जाने बढ़ गया। मास्टर भी अपनी उंगलियां मरोड़ती इसके पीछे पीछे चल दी। सुंबल जो फातिमा बेगम के कमरे से निकल रही थी, ये देखकर हैरान हुई। वाह भाई, सबके सामने तो बड़े भाइया बनते हैं और अब अकेले में मिल रहे हैं। सुंबल दिल में खुद से गोया हुई। वही तो बात है, चल सुंबल पता लगाएं। ये कहती हुई इनके पीछे चल दी। अब आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं सब कुछ, अगर आप चाहें तो। रेहान ने बड़ी नरमी से मार्चान से पूछा। चाहें तो? सुंबल ने इसके लफ्ज इधर है, इससे तो बड़े प्यार से पूछ रहा है। मैं क्या बताऊं? मार्चान कश में थी कि क्या बताए, कैसे बताए, कितना बताए, कितना छुपाए कि सारा बताए। मासी से सख्त तकलीफ में रखे हुए था। अगर नहीं चाहती तो रहने दें बस। कल मेरे साथ चलिए, जहाँ पहले FIR दर्ज कराएंगे, फिर पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। लेकिन महचन एकदम परेशानी से बोली। अभी महचन कुछ बोलती कि यान ने बढ़क कर दरवाज़ा खोल दिया। हाँ बोलो सुंबल, कुछ काम था? सुंबल जो सुनने में मगन थी एकदम घबराकर पीछे हटी। नहीं नहीं, बस ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी। जरा कुछ बात कर रहे हैं तो प्लीज़। यान ने दोनों हाथ बांध के एक एक लफ्ज़ चुबा कर कहा। अच्छा ठीक है, बाद में से। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। कुछ तो कमरे के दरवाजे से टेक लगाते इसने बोलते सांसों से कहा। माशा तो हैरान थी कि आखिर ये लड़की क्या कर क्या रही है। जब से आई है इसके पीछे ही पड़ गई है। आप परेशान ना हो, बस ज़रा संभल से बताते रहिएगा। वो क्या है कि ना, कुछ लोगों की फितरत में ही फसाद होता है। नहीं ऐसा नहीं, कुछ लोग बदल भी जाते हैं, रब रास्ता दिखाता है। मुझे नहीं पता इनका माजी, लेकिन हो सकता है वो बतहत पर पा गई हूँ। माजी ने बड़ी मासूमियत से बोला। अभी तक ऐसा लगा तो नहीं, लेकिन क्या पता। थोड़ी देर तो यानी इसकी बातें सुनकर ट्रांस की कैफियत में चला गया था, लेकिन फिर एकदम खुद को संभालता इसने कहा। तो आप क्यों नहीं जानना चाहती है पासपोर्ट बनवाने? रेहान वापस टॉपिक पर आया। अगर इनके लोगों को पता चल गया तो माचान डर कर बोली। अल्लाह ना, और मैं भी तो हूँ। रेहान इस बार बहुत मान से बोला। माचान की आंखें एकदम चमक झुक गई। चले ठीक है, कब चलना है? कल सुबह। यान ने नजरें फेरे हुए कहा। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है आपके सामने। वो खुद को कंपोज करते हुए दिल ही दिल में बोला। एक और बात। यान इस बार मुस्कुराते हुए बोला। जी मैं जानती हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दें। मुझे हिम्मत नहीं है, मैं खुद को समझ नहीं पा रही हूँ। समझने की क्या बात है? वो जो तहैया बैठा था ठहका बैठा था कि बार में आप कोई बात नहीं करेगा। माईचंद के सामने आते ही खुद को रोकने की सब कोशिश हो गई। मुझे एक मौका दें। यान दिल के हाथों मजबूर था। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी। एकदम खुद को कंपोज करते इसने कहा। अब के इसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। माईजान ने कुछ ही नहीं कहा और सीधी कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाने लगी। रुकिए, यान ने पीछे से आवाज़ दी। माईजान ने इसके कहने पर रुकी, पर मुड़कर नहीं देखा। इस बार घर छोड़कर मत चलिए जाइएगा। मुस्कुराकर इसने माईजान को याद दिलाने की पाई। इस बार हल्की सी मुस्कुराहट माईजान के लबों पर भी बिखर गई और सीधी कमरे में चली गई। क्या हो गया तुझे? यान होश कर इसने खुद कलामी की अपनी मुस्कुराहट पर। माईजान भी हैरत में थी। क्या हो गया माईजान? फिर इससे कांटों को सुन रही हो? दामन में कहीं कहीं जगह बाकी है जो फिर से खरीदने चली हो? क्यों खुद को तकलीफ पहुंचाना चाहती हो? मत चलो, इस रास्ते पर मिलेगी क्या तुम्हें? इस रास्ते पर चलकर गुमनामी बदनामी और होश के नाखून लो। इसको अपने अंदर से कहीं दूर से आवाज आई। नहीं, ये तो कोई हराम रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते रास्ते पर बदनामी इसलिए थी कि वो राम था। इसमें सुकून कैसा होता है जिसमें अल्लाह नाराज था, लेकिन यहाँ तो मुझे अपनी इज्जत बनाना चाहता है, मुझसे निकाह करना चाहता है। इसमें तो कोई गुनाह नहीं। वो खुद को जवाब देने लगी।
پھر بتاؤ سب کچھ چھپا کر کیوں رہی ہو؟ سچ بتاؤ، کیا جھوٹ بنیاد پر بکو گی اپنے گھر کی بنیاد؟ پھر وہی آواز کے کانوں میں گونجی، نہیں میں سچ ہی نہیں بتا سکتی، اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، اور پھر میری کبھی عزت نہیں کرے گی، کبھی کوئی نہیں کرے گا؟ کیوں؟ کیا میں نے ایسا کیوں چلے اس راستے پر کیوں خود پر ظلم کیا؟ یا اللہ مجھے بخش دے، میں نے کیا کر دیا خود کے ساتھ؟ یہ کہتی کہتے وہ زمین پر بیٹھ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اگلے دن مائچن ایان کے ساتھ چلی گئی۔ پہلے ان دونوں نے FIR درج کروائی۔ مائچن بہت ڈر رہی تھی لیکن ایان بار بار اس سے ریلیکس کر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں پاسپورٹ بنانے کے لیے کیمیکل چلے گئے اور واپسی پر مائچن بار بار اپنی انگلیاں رو رہی تھی کہ کبھی نقاب صحیح کرتی، کبھی گاڑی میں ٹائم دیکھتی۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ الجھن میں تھی۔ ایان یہ سب بہت دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ مائچن کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، خود پر قابو کرتے ہوئے بولا۔ جی پوچھیے، ایان نے نارملی ڈرائیونگ کرتے کرتے جواب دیا۔ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ پلیز سچ بتائیے۔ ایان کو اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ کیا جانتا ہو؟ ایان نے بات دھری۔ اور ابھی یہ بتائیے کہ آپ کو ہر بار میری لوکیشن کے بارے میں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ مائچن نے اگلے سانس میں دوسرا سوال کیا۔ ایان مسکرانے لگا۔ گھر چل کر بات کریں، ایان نے جواب میں بس اتنا کہا۔ یہاں کیوں نہیں؟ مائچن نے آستہ سے پوچھا۔ ابھی ایان جواب کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ اس کا فون ایک دم بجنے لگا۔ اتنے منٹ کہہ کے اس نے کال ریسیو کی۔ جی بولیے۔ کون؟ لیکن کیوں؟ ابھی وہ یہی بات کر رہا تھا کہ پیچھے سے ایک گاڑی نے اس کی گاڑی پر زوردار ٹکر ماری۔ ایان جو شاید تیار نہیں تھا اس گاڑی سے ڈس بیلنس ہوئی۔ مائچن کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ ایان نے گھر کے بجائے گاڑی سیدھی انجان راستے پر دوڑا دی۔ ایک ٹرن سے ہو کر وہ ایک راؤنڈ ایریا میں پہنچا۔ میں وہ کوئی آپوزٹ تھا۔ مائچن کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں سیف ہے، گاڑی پار کر کے ایان نے مائچن سے کہا، لیکن یہ سب مائچن کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ وہ شاید کسی نے ان لوگوں کو آپ کی اطلاع دے دی ہے۔ ایان نے ماتھے کے انگوٹھے سے مسلسل کہا، میں نے کہا تھا انہیں پتہ چل جائے گا۔ مائچن وانسی ہوئی، لیکن ان کے ڈر سے آپ ساری زندگی چھپ کر تو نہیں بیٹھیں گی نا؟ تو آپ سب جانتے ہیں میرے بارے میں؟ مائچن نے سب پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی تقریباً۔ ایان نے کار کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ مائچن غصے سے بولی۔ ایان نے ایک دم آنکھیں کھولتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ یا تو آپ جو جانتے ہیں وہ غلط ہے یا ادھورا علم ہے آپ کو میرے بارے میں۔ ایسے کیوں سوچتی ہیں آپ؟ جو ہوا اس میں آپ کی کیا غلطی تھی؟ ایان اسے سمجھانے لگا۔ تو پھر کس کی تھی؟ مائچن چلا کر بولی، دیکھیں جہاں تک مجھے علم ہے تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھا۔ تو آپ ادھورا جانتے ہیں میں ابھی مائچن کو کہہ ہی رہی تھی کہ ایان بول پڑا، مجھے نہیں جانا جو مجھے نہیں پتا، جو باتیں اللہ اور آپ کے بیچ راز ہیں وہ آپ مجھ پر کیوں اعانت کرنا چاہتی ہیں؟ جنہیں اللہ معاف کر چکا ہے ان کو کیوں یاد کر کے خود کو تکلیف دینا چاہتی ہیں؟ کیوں بار بار اس کا ذکر کر کے خود کو کمتر سمجھتی ہیں؟ دیکھیں مجھے آپ کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ کی غلطی ہو، لیکن ایک بات مجھے بتائیے، کیا آپ اپنے ماضی پر شرمندہ ہیں؟ ایان نے اسے بار مائچن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مائچن نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور ہاں میں سر ہلایا۔ خود کو اذیت نہ دیں، رونا بند کریں اور یہ بتائیں کہ کیا آپ جو بھی ماضی میں ہوا اور دوبارہ کرنا چاہتی ہیں؟ ایان ابھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ مائچن نے اسے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور آنسو پوچھتے ہوئے بولی، کیا آپ نے اپنے رب سے معافی طلب کی؟ ہاں، لیکن مجھے کیا پتا اس نے مجھے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں؟ مائچن نے بھی ایان کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، دیکھیں اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے جب کوئی سچی معافی اللہ معاف کر دیتا ہے جب ہم اس بات کو تیار کر لیں کہ جو بھی غلطی ہم سے ہوئی وہ ہم سے اب دوبارہ کبھی نہیں کریں گے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ نے کتنی دفعہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کا کہا ہے؟ وہ تو ہے ہی رحیم، تو وہ چاہتا ہے اس کا بندہ اسے معافی مانگے۔ اب دیکھ مجھے شرمندہ نہیں کرے۔ مائچن گود میں رکھ کے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ میں پاکستان سے ہوں۔ ایان نے اسے سامنے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ پاکستان میں نے آرمی ٹریننگ حاصل کی، پھر مجھے خفیہ ادارے میں بھرتی کر دیا گیا جہاں پر مجھے ایک ٹاسک دیا گیا۔ کچھ لوگ لڑکیوں کی اسمگلنگ کیا کرتے تھے ایشیا ممالک سے یہاں کینیڈا اور امریکہ، لیکن ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی کیونکہ اگر کوئی پکڑا جاتا بھی تو یا تو اسے مار دیا جاتا یا خودکشی کر لیتا۔ میں پچھلے 7 سالوں سے اس کیس پر کام کر رہا ہوں۔ یہ میرا چھوٹا سا ہارڈ پوائنٹ ہے، یعنی سامنے آفس کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ آپ اس لیے مجھے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے؟ مائچن ایک دم بولی، ہاں بھی اور نہ بھی۔